हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बीबीडी बियॉन्ड बुक्स। मैं हूं आपकी होस्ट मान्या। इफ वी एजुकेट अ मैन, वी एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ वी एजुकेट अ वुमन, वी एजुकेट एन एंटायर फैमिली, इवेंचुअली अ नेशन। इस बात को सही मायनों में साबित किया है एक महिला ने, जिन्हें हम सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये प्रूव किया अगर आपके मन में पढ़ने और आगे बढ़ने की चाह है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी जज्बे के साथ न सिर्फ उन्होंने खुद को एजुकेट किया, बल्कि अपने जैसी पढ़ने की चाह रखने वाली कई महिलाओं के लिए नई राह बनाई। इसी जज्बे के साथ वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती एग्जाम्पल बनी। इन्हीं से इंस्पायर होके हमारे देश की कई महिलाओं ने अपने जीवन को नई दिशा दी और खुद को साबित कर देश का नाम रोशन किया। ये तो बात हुई उन महिलाओं की जिन्हें हम और आप जानते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते हैं, और उन्हीं में से एक हमारी आज की गेस्ट हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को अपनी फील्ड में प्रूव किया, बल्कि करियर में सक्सेस भी हासिल की। सो विदाउट एनी डिले, let me welcome Dr. Monica Gupta ma'am, Associate Professor of Department of Chemistry, School of Basic Science at BBD University. Hello ma'am. Hello, thank you very much Manya for inviting me in your show, in your program, very nice program BBD Beyond Books. I only want to say to thank you inviting me. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको आज हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, नया एकदम सरप्राइजिंग भी था। शाम को था, कुछ प्रिपरेशन करनी है, चलना है, आना है, सरप्राइजिंग भी था और लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शो में जहाँ मैं आई हूँ आज। मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट टॉपर से बात कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हैं, आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की, एसोसिएट प्रोफेसर। सो आपको केमिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है। Yes. तो साइंस में तो और भी सब्जेक्ट होते हैं, बायो होता है, फिजिक्स होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाई केमिस्ट्री? Because I have done my high school inter in science, and when I have admission taken in the BSc, so I have taken the zoology, botany, chemistry, because ये था कि डॉक्टर बनना है। तो जब पहले ये होता था, जब डॉक्टर बनना होता था, तो there are two choices only, either you can choose CPMT or you can choose MNR for engineering. So from the very childhood I want to become a doctor. फिर क्या हुआ, फिर पापा ने बोला कि डॉक्टर बनना है, तो मैंने सोचा ठीक है, सभी लोग कहते थे डॉक्टर बनना है। आफ्टर दैट मैं जब लखनऊ आई, मैंने यहाँ पर पापा ने मेरा एडमिशन कराया कोचिंग में, CPMT की कोचिंग में एडमिशन कराया। बट इसके साथ साथ पापा ने मुझे ग्रेजुएशन में भी एडमिशन करा दिया, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। यहाँ पर जब मैं आई तो मेरी काउंसलिंग की स्टार्टिंग 8 o'clock थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मैं सोच के आई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा होम सिकनेस थी मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपने मम्मी से भी बोला कि मैं यहीं से रह के कुछ भी करूँगी, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन मम्मी का ये था, मेरी पूरी सक्सेस के पीछे मेरी मदर है। मदर के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करूँगी, मेरी मदर इन लॉ भी है। तो जब यहाँ मैं आ गई, मैंने एडमिशन होना था, काउंसलिंग होनी थी, मैं रात भर यही सोचती थी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में देन आई गॉट 78%। 78% दैट टाइम यूपी बोर्ड बहुत टफ होता था। तो मुझे लग रहा था कि CBSE ICSE बोर्ड के बहुत से होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग होती थी, तो यूपी बोर्ड की लिस्ट अलग लगती थी, CBSE बोर्ड की लिस्ट अलग होती थी और ICSE बोर्ड की। बट मैंने जब लिस्ट देखी, मैं आई लखनऊ, मैंने लिस्ट देखी, तो मेरा नाम 4थे या 5वें नंबर पे था। 8 o'clock पे काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी और 8:30 मेरी काउंसलिंग खत्म हो गई थी। और मुझे लग रहा था एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे तो परसेंटेज 78% हैं, और तो लोगों के, क्योंकि तब उस टाइम पे बहुत परसेंटेज अच्छा आता था CBSE ICSE बोर्ड में। तो फिर मुझे लगा, मैंने पापा को बोला, पापा क्या करना है, सच में यहाँ रहना है क्या लखनऊ में? तो पापा ने बोला, तुम बताओ, तुम्हें रहना नहीं है, तुम तो कहती थी तुम्हें बाहर जाना है, पर उतना डर लग रहा था कि कैसे लखनऊ में रहेंगे। नहीं तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हैं, तो आपने काफ़ी पढ़ाई की होगी, लेकिन आपको कभी लगा था कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगी? मुझे बिल्कुल, एक्चुअली में मेरा पढ़ने का, मैं बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही स्टूडियस थी।
हम लोग का एक रूम लाइक था। आपकी फीलिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी एक्चुअली। मेरा बड़ा भाई, हम लोग का एक डबल बेड था, हम सब लोग बैठ के उस पर ही पढ़ते थे। तो मुझे ना एक कॉम्पिटिटिव रहता था कि जब बड़ा भाई सोएगा तब तभी मैं सोऊंगी। उसको देखते देखते, बड़े भाई को देखते देखते मैं पढ़ती रही। मुझे भी था कि जब भाई इतना सब कुछ पढ़ रहा है तो। और मेरा भाई भी बहुत अच्छा था पढ़ने में। उसने पहली बार में नेट क्वालिफाई किया, आईएएस क्वालिफाई किया, आईएएस मेंस क्वालिफाई किया। तो मुझे भी था कि मैं जाना तो है मुझे बाहर, पर एक मन में एक ये भी था ना कि पापा मम्मी से दूर हो जाएंगे। थोड़ा फीलिंग्स था कि कैसे रह पाएंगे बाहर। पर यहाँ एडमिशन हो गया, काउंसलिंग हो गई, हॉस्टल भी मिलने का हो गया। फिर ये था कि हॉस्टल में कैसे रहेंगे। फिर मम्मी ने बोला, फ़ोन किया मैंने मम्मी को कि मम्मी हो गया है काउंसलिंग, क्या करना है, रहना है कि वापस आना है। मैंने सोचा शायद मम्मी कह देंगे कि नहीं अच्छा आ जाओ, फिर और भी तुम यहाँ से कुछ कर लेना। मम्मी ने बोला सामान पैक हो गया है, कल भिजवा देंगे, वहीं रहो। नहीं, लाइक आप लखनपुर से लखनऊ आए हायर स्टडीज के लिए, तो सफ़र इतना आसान नहीं होगा। और फिर पहले के लोगों की और पेरेंट्स की मेंटालिटी भी यही होती थी कि लड़कियां जहाँ से स्कूलिंग करते हैं आसपास ही कॉलेज कर लें। तो आपके पेरेंट्स के लिए भी एक बोल्ड डिसीजन होगा ये। बहुत हाँ, बड़ा डिसीजन तो था यहाँ ये। पे आने के बाद आपको क्या क्या स्ट्रगल झेलने पड़े, फिर कैसे क्या? स्ट्रगल तो लाइफ में देखिए हर किसी की है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने स्ट्रगल किया है। हर वुमेन के पीछे, हर किसी के पीछे स्ट्रगल है लाइफ में। यहाँ पे आई तो सबसे पहले तो ये था कि बहुत ही ऐसा था, क्योंकि कोचिंग में भी एडमिशन कराया गया था सीपीएमटी में, और बीएससी की क्लासेस भी थी, क्योंकि मुझे हॉस्टल चाहिए था। कहाँ रहते कहाँ पर, और पापा का था कि हॉस्टल में ही रहना है। बहुत हॉस्टल में 6 मंथ तो ऐसा लगता था कि नहीं रह पाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती थी, हेल्दी रैगिंग होती थी। हम लोग को कहना पड़ता था, जो भी हमारे सीनियर्स थे उनको कहना पड़ता था कि जो है कैलाश छात्रावास को की जो भी शहजादी हैं उनको 90 डिग्री एंगल पर हम लोग को उनको नमस्कार कहना पड़ता था। स्ट्रगल था बहुत ही, अपनी हर चीज़ के लिए खुद कुछ, क्योंकि घर में कभी हम लोगों ने कोई काम नहीं किया था। 12th तक सिस्टर थी और मम्मी थी तो सारा काम वही करते थे। यहाँ आकर मुझे सारा अपना काम खुद से करना, पर इतना ज़्यादा स्टूडियसनेस थी कि हॉस्टल अगर एक पेन भी मंगाना होता था तो मैं जो वर्कर्स होते थे उनसे मंगाती थी, क्योंकि मन में ये था कि बाहर भेज तो दिया है पेरेंट्स ने, अब पढ़ना ही है केवल, अब वापस तो नहीं जाएंगे, अब कुछ करके ही जाएंगे। टफ था लाइफ, पहले 6 मंथ बहुत टफ थी। स्लोली जब मैंने देखा, हमारे एनुअल फंक्शन हुआ हमारे हॉस्टल में, तो किरण बेदी आई, आईपीएस ऑफिसर हमारे। तो फिर मैंने उनको देखा। उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों से कहा गया हॉस्टल में वार्डन ने कि साड़ी कंपलसरी है, अदरवाइज 500 फाइन है। तो मैंने कैसे ना कैसे अरेंज करके साड़ी पहनी, सबकी बिग अमाउंट। तो जब आई किरण बेदी तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि क्यों आप लोगों ने साड़ी पहनी है क्योंकि वो तो उनका तो गेटअप अलग ही था। तो मैं तब से इंस्पायर, स्लोली देखा मैंने, बहुत से लोग हॉस्टल में बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए। हम लोग के ब्लॉक्स होते थे, साइंस का ब्लॉक अलग होता था, मैथ जैसे कॉमर्स का ब्लॉक अलग होता था, मास कम्युनिकेशन का अलग होता था, तो हम लोग साइंस ब्लॉक में थे। वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे सीनियर्स थे वो बहुत अच्छी जगह पे जा रहे थे, तो मुझे भी लगता था कि नहीं, यहीं पे रहना है और कुछ करके ही जाना है, अब जो भी होगा अब यही करके जाना है, यहाँ से ऐसे नहीं जाना है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्टूडियस हैं, लाइक बहुत ज्यादा। आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आया कैसे? मुझे एक्चुअली में मैं बताऊं, जब मैं बहुत छोटी हुई थी तो मुझे याद है कि स्लेट लेकर के मैं जो घर के मेरे, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जितने भी चाचा के छोटे बच्चे थे मैं उनको पढ़ाती रहती थी। मुझे ये लगता था कि मतलब मुझे पढ़ने का शौक पहले से भी था, और घर में ऐसा एनवायरनमेंट था कि मतलब पापा का, मम्मी का, बल्कि हमारे यहाँ बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस है हम लोग का, लेकिन हमारे यहाँ ये था कि पेरेंट्स का बहुत फोकस था पढ़ाई में। मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा। मेरी मम्मी ने हम लोगों से, शायद आज की डेट में भी गर्ल्स नहीं करती हैं, आज की डेट में भी घर में जब तक 12th तक नहीं होता, जब वो हॉस्टल जाती तभी कुछ करती हैं। तो हम लोगों ने सोचो, कभी भी मुझे कभी खाना नहीं बनाया था, कभी मैंने दाल नहीं चढ़ाई थी घर पे, तो कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एक बेड था उस पे सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से, हम लोग का जो 11th 12th होता था उसमें 2 बुक्स होती थी, तो कभी भी
लगता ही नहीं था कि सिलेबस कभी कंप्लीट हो पाएगा, राइट। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे और कह सकते हैं बाई बर्थ भी थे, मुझे लगता है। जैसे मैम आपने बताया कि आपने बचपन में अपने कजन्स को भी पढ़ाया, मतलब लाइक आप पढ़ाते थे उन्हें, तो टीचिंग बाय चांस था या बाय चॉइस था आपका? It's by, we can say it's by choice, by choice. बाय चॉइस, हाउ? एक्चुअली मैं बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, पर एक मन में ये भी रहता था कि मुझे टीचिंग मतलब पढ़ाने का भी बहुत शौक रहता था। मैं स्लेट लेकर के, मैं खुद छोटी थी, मैं पढ़ाती थी बच्चों को, अपने कजिन्स को पढ़ाती थी। जैसे जैसे जब बीएससी किया उसके बाद जो डॉक्टर के लिए मैंने सारी चीज़ें की, मेरे मार्क्स भी बहुत, मैंने सीपीएमटी में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पर उसके बाद जब मैंने एक चीज़ देखा मैंने कि जब मेरा जूलॉजी का प्रैक्टिकल हुआ तो उसमें मैंने देखा कि स्कॉलियोडॉन, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे डिसेक्शन के लिए स्कॉलियोडॉन मिल गई। आफ्टर डेट मुझे अर्थवॉर्म मिला, अर्थवॉर्म के बाद मोलस्क होता है घोंगा, वो मिला। जब मैं डिसेक्शन करती तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि क्या मैं जो डॉक्टर के लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ, क्या मैं ये आगे ह्यूमन बॉडी पे हो पाएगा, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे धीमे धीरे मुझे ये हो गया कि मुझे नहीं लगता कि मेरी डेस्टिनी में डॉक्टर, तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि डिसेक्शन के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कि आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने जूलॉजी सबसे पहले मैंने छोड़ा, क्योंकि क्या होता है बीएससी में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं थर्ड ईयर में। तो मैंने सबसे पहले जूलॉजी छोड़ा, फिर बॉटनी ली, फिर केमिस्ट्री लिया। बॉटनी में ये हुआ कि स्लाइड्स वगैरह रहती थी, केवल फंजाई एंजियोस्पर्म्स देते थे और उसको स्लाइड्स पे देखते थे कि बैक्टीरिया क्या है, कैसा क्या है। बट जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हम लोग करते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बड़ा सोल्यूशन और ये कलर आ रहा है, ये बहुत अच्छा लगता था। मैकेनिज्म कैसे हो रही है, कैसे एसिड काम कर रहा है, कैसे बेस काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा बीएससी थर्ड ईयर के बाद से। फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे टीचिंग भी करना है, अब मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि टीचिंग करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे एक लगता था कि, और मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं पढ़ती थी और जब मैं उसको बैठ के अपने में रिवाइज करती थी तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने लगे। तो मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ना हम, क्योंकि मैंने एमएससी के बाद टीचिंग शुरू कर दी। एमएससी मैंने पास किया 2006 में और आफ्टर डेट मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। बहुत 21 ईयर्स एज में मैंने स्टार्ट किया अपना टीचिंग कैरियर। तो मैम आपने बताया कि आपको टीचिंग बाय चॉइस थी आपके, सो आपको पसंद है टीचिंग। तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था टीचिंग में, और उसने आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे की? पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही, मैं आपको फर्स्ट डे बताती हूँ अपनी टीचिंग का। मैं यहाँ पे चारबाग में कॉलेज है केकेवी, बीएसएनडी पीजी कॉलेज, वहाँ पे ओनली वो बॉयज़ कॉलेज है। तो मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम ही करना था, क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू करनी थी। मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट करा लिया था, मुझे रिसर्च भी करनी थी, पर मुझे पॉकेट मनी भी चाहिए थी, क्योंकि मुझे अब नहीं चाहिए था कि मैं अपने पेरेंट्स से हर महीने की पॉकेट मनी निकलूँ। तो मुझे लगता था कि मुझे अपने हॉस्टल का और मुझे अपने पीएचडी की फीस मुझे खुद सबमिट करनी है। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मैंने बहुत फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिया। मेरा फर्स्ट टाइम ही मैंने इंटरव्यू दिया केकेवी में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मुझे केवल 1 लेक्चर और 1 लैब लेनी होती थी। फर्स्ट डे था, मैं गई, मुझे लगा कि मतलब मेरे क्लास में मैं गई, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक मिला और उसमें मुझे मैकेनिज्म पढ़ानी थी और मुझे वो बहुत अच्छे से आता था। पर फिर भी पहला दिन था, मैंने सोचा, मैं क्लास में मैं गई और मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे लगा कि पता नहीं कैसे क्या हो पाएगा, बोर्ड पे कैसे क्या करेंगे, कैसे क्योंकि पहला दिन था। और क्लास में जब एंट्री की तो 120 स्टूडेंट्स आर देयर नाउ, 120 स्टूडेंट्स। तो 120 स्टूडेंट्स मैंने बस देखा, मैंने रजिस्टर रखा और मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया चौक से। अल्कोहल करके एक टॉपिक था, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। बस मैंने जब एक बार स्टार्ट किया, मैंने पीछे पलट के भी नहीं देखा और मैं बोलती गई और पिन ड्रॉप साइलेंस बच्चे पढ़ रहे थे। दैट डे आई फील कि कॉन्फिडेंस आ गया है, पढ़ा ले जाएंगे। और उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था। एक्चुअली में तब क्या होता था, हमारे पास बुक्स का भी उतना नहीं आइडिया रहता था। बुक्स हम लोग जाकर के अमीनाबाद से मैं जाकर खुद लेती थी कि कौन सी बुक्स की रेफरेंसेस है। तो बहुत पढ़ना पड़ता था, क्योंकि बहुत क्वेरीज होती थी बच्चों की।
एडमिशन एक्चुअली वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे मतलब बच्चे बहुत शार्प बच्चे भी होते थे वहाँ पे। तो मैं रात भर पढ़ती थी, सुबह आकर के मैं, क्योंकि मैं लेक्चर अपना तैयार करती थी पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा कि अब हो जाएगा, तब से मेरा आज तक का ये कैरियर है। तो लाइक मैम, जैसे आपका पहला टीचिंग एक्सपीरियंस आपने मुझे बताया, तो आपकी पहली क्लास से लाइक जो आपकी फर्स्ट क्लास थी और अब में क्या चेंजेस आए हैं? पहली क्लास में पढ़ना पड़ता था, अब जो क्लास लेती हूँ बस रजिस्टर उठा के चल देती हूँ। अब तो आप एक्सपीरियंस है, हर चीज याद है, हर चीज, कोई भी चीज, कभी कोई बहुत ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को बहुत ऐसा बताना पड़ता है जो आज की डेट में रिसेंट है। जैसे आजकल हमारा एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, थोड़ा सा पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट और एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल। तो इन सब के लिए थोड़ा सा मुझे बच्चों को, क्योंकि ये बहुत डिस्कशन का टॉपिक होता है, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, अदरवाइज केमिस्ट्री नहीं देखनी पड़ती है। केमिस्ट्री के लिए नहीं देखना पड़ता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो डर था, आज यहाँ कुछ नहीं, आज कॉन्फिडेंस है। लाइक बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट थोड़ा सा ड्रामेटिक होना तो बनता है, तो लाइक पहला प्यार पाना इतना आसान नहीं होता, और केमिस्ट्री आपका पहला प्यार रही है, तो इसको भी पाने में आई एम श्योर कोई ना कोई स्ट्रगल तो ज़रूर रहा होगा। स्ट्रगल केमिस्ट्री के लिए बहुत था। एक्चुअली मैं बीएससी में आई हैव गॉट 60.88%। सो बड़ा इम्पॉसिबल था कि मुझे केमिस्ट्री मिलेगी, और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा था कि मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए थी। मैंने 3 फॉर्म भरे थे। मैंने बीएससी एमएससी के लिए जेएनयू का फॉर्म भरा था, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एलयू का फॉर्म भरा था बायोकेमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री भी भरा था। और बहुत ही मतलब लग नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि परसेंटेज ना 60.88, फर्स्ट डिवीजन थी पर 60.88% था। बट ऊपर वाले की कृपा या पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स से क्या हुआ कि एमएससी में फीस तो जेएनयू की ज़्यादा थी, फीस का भी थोड़ा मैटर था, पर केमिस्ट्री की फीस भी उतनी नहीं थी तब। 6,000 बहुत कम फीस पड़ती थी। हम लोग की बीएससी की फीस सिर्फ 2200 रुपये होती थी, एमएससी की फीस 2100 थी, पीएचडी की फीस 4290 थी, बहुत कम फीस हमारी होती थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री की फीस 12,000 थी और ये जेएनयू की फीस 18,000, पर केमिस्ट्री की फीस केवल मुश्किल से 3 या 4,000 थी, और मुझे एडमिशन लेना ही लेना था। पर ये भी लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्लेसिंग्स थी, एडमिशन हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हुआ, जो मेरा बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी में, क्योंकि तब पहले क्या होता था, 3 ब्रांच होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो उसकी सीट्स होती है, फिजिकल की सीट्स अलग होती है, इनऑर्गेनिक की अलग, ऑर्गेनिक की अलग। तो बस मुझे ऑर्गेनिक, ऐसा क्या लग था या क्या ब्लेसिंग्स थी, मुझे ऑर्गेनिक की ही सीट मिली। वो कहते हैं ना, हम जब जो चीज़ नसीब में होती है उसको कोई नहीं छीन सकता। तो लाइक चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला। लेकिन आपने अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया? पर्सनल लाइफ तो, हॉस्टल तक की लाइफ तो बहुत ही कहते ना, एक बहुत ही अच्छी लाइफ कह सकते हैं। किसी के लिए भी कहीं, जैसे आप घर से अगर बाहर आए हो तो हॉस्टल की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अगर आपने वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि आप वहाँ पर एकदम फ्री हो। फ्री इन द सेंस, आपके पास आपका टाइम है, आप पढ़ो, आपको जो काम करना है, पढ़ना है, हर चीज़ आपके पास, अपनी जिम्मेदारी। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, आपको जैसे मैंने हॉस्टल भी था और मैंने यहाँ बीवीडी में भी ज्वाइन कर लिया था 2011 में, और 2010 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे हॉस्टल जो है क्विट करना था, छोड़ना था। वहाँ पे रूल होता है कि हॉस्टल को छोड़ना पड़ता है। अब मुझे ये लगता था कैसे हॉस्टल छोड़ेंगे और कहाँ जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कैसे रहेंगे। और यहाँ बीबीडी में भी अपॉइंटमेंट हो गया था हमारा, फिर कैसे, फिर हमने बहुत अपना, एक्चुअली में हमारा इतना अच्छा स्टूडियस वाला था, तो जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जानते थे। निशी पांडे एक मैम है हमारी, वहाँ पे हमारी प्रोक्टोरियल बोर्ड में थी वो, और वार्डन थी हमारे हॉस्टल की। मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैम, वैसे तो मेरा रिसर्च हो गया है, पर मुझे रहना है अभी भी हॉस्टल में, मुझे 6 मंथ की परमिशन दीजिए, मुझे रहना है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, मैं हॉस्टल में वहाँ रही। वहाँ मैंने फिर रहते रहते मैंने यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि मुझे यहाँ हॉस्टल मिल गया बीबीडी में।
7 मंथ मैं बीबीडी के हॉस्टल में भी मैं 7 मंथ रही हूँ, विद्यावती हॉस्टल में। तो मैंने देखा कि बहुत ही संघर्ष बहुत रहा उस टाइम पर, क्योंकि हर रात यही डर रहता था कि पता नहीं कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ हॉस्टल में कैसे रहेंगे, और अपार्टमेंट भी हो गया है, रूम लेके रहना पड़ेगा। कई रूम ढूंढे मैंने उस टाइम पर कि कहीं रूम लेकर के रहना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, जब अभी आपने बोला ना कि जहाँ होना होता है जो चीज़ हो जाती है, यहाँ मुझे मिल गया। प्रोफेशनली थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मैं पर्सनली आपको बताऊं। लेकिन अभी ऐसा लगता है, इतना टाइम हो गया है, 14 ईयर्स यहाँ 15 ईयर्स हो रहा है मुझे, तो अब मुझे समझ में आता है कितना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे रहना चाहिए। हर इंसान को बहुत अपनी लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए एकदम। ओके, सो बीइंग अ मदर, वाइफ, प्रोफेसर, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को? मैनेज बहुत बड़ी चुनौती होती है, और मेरे लिए नहीं है, ये हर महिला के लिए चुनौती है। यहाँ आज की डेट में मुझे लगता है बहुत ही 70% महिलाएं मुझे लगता है वर्किंग हैं, और वो अपना साथ में घर भी संभाल रही हैं और यहाँ पर भी संभाल रही हैं। टफ है बच्चों को छोड़ के आना और यहाँ पर रहना, ना थोड़ा जॉब में रहना। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपना टाइमिंग कम करवाती, नहीं कर पाती, कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं जॉब, बहुत टफ होता है। लेकिन ये है कि हमारे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला मुझे, अपने मतलब इन-लॉज का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है। वो कभी नहीं चाहते मैं घर में रहूं, कभी नहीं चाहते। मेरी मदर इन लॉ कभी नहीं चाहती कि मैं घर में रहूं। वो हमेशा कहती हैं बच्चों को के साथ हम लोग तो हैं। मेरे फादर इन लॉ कभी नहीं कहते, वो हमेशा जितनी केयर शायद हम नहीं कर पाएंगे घर में रह के, उतनी केयर वो मेरे बच्चों की करते हैं। बहुत यहाँ जब पहला बेबी हुआ तो थोड़ा सा बहुत टफ था, क्योंकि कहते ना जब यहाँ से जा रहे थे लीव लेकर के, तो लग रहा था कि पता नहीं ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कितना टाइम बेबी को चाहिए होता है, नहीं पता था। लेकिन मैंने 2.5 मंथ के बाद यहाँ ज्वाइन कर लिया था, और मेरी यहाँ ज्वाइनिंग भी तुरंत हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे जब मैं आई तो मुझे लगा कि बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। बहुत मुझे 10 डेज 20 डेज मुझे बहुत मतलब अपनी बेटे की बहुत मिस करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर ये लगा ना कि आज वो छोटे बच्चे हैं, भी कल को वो बड़े होंगे, फिर जो मेरा एक कैरियर, मेरी खुद की भी तो आइडेंटिटी है। मैंने भी तो PhD किया है, इतना किया है, पढ़ाई की, तो मुझे बैठना नहीं है। मेरी खुद की भी आइडेंटिटी है, सब कुछ ठीक है, मदर है, सिस्टर है, सब कुछ सही है, पर हम खुद भी तो एक, मेरे भी तो सपने हैं। तो सपनों के लिए मैंने फिर अपने आप को आगे रखा, और मैं हमेशा से काम किया। मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, कभी भी ब्रेक नहीं लिया। 2011 से कह सकते हैं, 2006 से मैं कभी घर पे नहीं बैठी, आज तक कभी ब्रेक नहीं लिया। ये कह सकते हैं सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे पापा का भी बहुत सपोर्ट है। मम्मी मेरे, मतलब कहते हैं ना, एक गर्ल के 4 मम्मी पापा होते हैं। नहीं, तो यही है मेरे साथ, यही है, बहुत सपोर्ट रहा। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और आपने अपने आप को ऐसी फील्ड में प्रूव किया है जो लड़कियों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट समझी जाती है, साइंस। और मैंने तो काफ़ी जेंडर बायसनेस भी देखे कोर्सेज में लेके, अगर लड़का है तो उसको साइंस में ही जाना है, और लड़की है तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो इस पे आपकी क्या राय है? ये सोच मैं आपको और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी सभी के लिए ये चीज़, कि आज की डेट में क्या कोई ऐसी लड़की, इतना आपके पास एग्जाम्पल है, आप एयरफोर्स में देखो, 26 जनवरी की परेड आप देखो, क्या आप देखो, आप गर्ल्स कैसे सल्यूट करते हुए जाते हैं, कितना गूज़बम्स आता है। मैं तो, मेरी बेटी है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो जो चाहे वो IPS बने, IAS बने, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए, मर्चेंट नेवी, कहीं भी जाए। तो ये बहुत गलत सोच है। क्या जब बर्थ होता है एक लड़के का या एक लड़की का, तो क्या पहले से ही जो है वो साइंस का लेके आता है, वो आर्ट और उसका लेके आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। अगर इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए क्या है आज की डेट में 50% जो है
अभी भी यही आप देखो, बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलता है या सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, आप देखो क्या होता है न्यूज़पेपर में नोटिस, सबसे पहला पेपर में क्या लिखा होता है, लड़कियों ने बाजी मारी। तो अभी 50% में लड़कियों ने बाजी मारी है, जब 100% लड़कियां आ जाएंगी तो क्या आएगा हेडिंग। तो क्यों क्यों नहीं आप बायस्ड कर रहे हो, क्यों जेंडर बेसिस पे आप लड़कियों को आर्ट और ये आज की डेट में इतने डिसिप्लिन हैं। आप देखो मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, इतने लीगल स्टडीज, इतने डिसिप्लिन है, जहाँ जिनका जो इंटरेस्ट है उनको जाने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेटी भी जब खड़ी होगी ना कैप्टन की यूनिफॉर्म पहन के या कुछ भी जो भी सेना में अगर चली गई, तो आप प्राउड फील करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बेटी भी अगर कहीं चली जाएगी, कहीं आईएएस ऑफिसर कुछ भी बनेगी, तो प्राउड फील होगा, हर किसी को होगा। जो भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाएगा उसके लिए प्राउड फील है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा अच्छी कोई फीलिंग होगी एक पेरेंट्स के लिए। तो लाइक आपको लगता है कि एजुकेशन सफिशिएंट है एम्पावरमेंट के लिए? एजुकेशन सफिशिएंट, एजुकेशन में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है। जैसे अभी जो आपका क्वेश्चन है कि जो ये पेरेंट्स बायसनेस करते हैं कि बॉयज़ को जो है साइंस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन है उसके लिए इक्वलिटी हो। आपको पता है ये जितने भी, मैंने तो अपनी लाइफ में शायद ही अपने हॉस्टल लाइफ में कभी बीएससी के बाद कोई फॉर्म छोड़ा होगा। फीस बहुत रहती थी, डीआरडीओ, ओएनजीसी, एनटीपीसी। आपको पता है इन सब में क्या हो गया है, गर्ल्स के लिए फ्री है। और आपको पता है उसकी फीस कितनी रहती है, इन सब फॉर्म्स की फीस इन 1000 लगभग रहती है, गर्ल्स के लिए फ्री है। जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, जब गवर्नमेंट कह रही है कि महिलाओं के लिए इतनी सीट रिजर्व है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं आप उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ा है। अब जो भी महिलाएं हैं वो चाहे एजुकेशन की फील्ड में जाए, चाहे हेल्थ की फील्ड में जाए, किसी भी सेना में जाए, कहीं भी जाए, वो अपना एक उनका एक अलग ही आप प्राउड फील करेंगे। महिलाओं का आगे होना बहुत जरूरी है। जितना महिलाएं आगे रहे उतना पुरुष भी रहे, ऐसा नहीं है, इक्वलिटी हो, बस एक ही चीज़ है, इक्वलिटी हो, 50-50% होना चाहिए। नहीं सही बात है। बहुत से लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना रखा है लेके एम्पावरमेंट में कि हम एक जेंडर को सुपीरियर दिखाते हैं, एक को थोड़ा सा कम दिखाते हैं, तो ऐसा होने लगता है। ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसा, मैंने भी देखा है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए तो आजकल देखिए ना, वुमेन्स डे और सेलिब्रेशन होता है, सबको गर्ल्स को आगे बढ़ाना है, गर्ल्स को। और मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि गर्ल्स को खुद में भी अपना एक सपना बनाना चाहिए और सपने को पूरा करना चाहिए। सपना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल वुमेन कौन है? सक्सेसफुल वुमेन कौन है? सक्सेसफुल वुमेन वही है जो अपने रिश्तों को बांध के रखे। रिश्तों को बांधना कि नहीं, अपनी फैमिली में नहीं, रिश्तों को बांधने के साथ साथ वो बाहर भी जाए, सरवाइव करे, एक अच्छे पौधे पे काम करे, एक बहुत आगे जाए, वहाँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ ऐसे चले कि लोग कहें कि देखो वो वहाँ ऑफिस भी जाती है और घर का भी सारा देखती है, सारे रिश्ते सब एक साथ बंधे हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। सक्सेसफुल वुमेन वही है जो हर किसी को जोड़ के रखे। सबसे बड़ा पॉइंट ये, सबसे बड़ा ये है कि हर रिश्ते की वैल्यू है, उस वैल्यू को बनाए रखे। ओके। और कभी आपको ऐसा अगर मौका मिला, आप कोई वर्ल्ड में चेंज करना, तो आप कौन सा चेंज करना पसंद करेंगे? ये वही रेशियो, जेंडर इक्वलिटी। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। जैसे कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको किसी भी तरीके से, ये जहाँ पर जितने सोर्सेस सब यूज़ कर रहे हैं उनका भी उतना ही राइट होना चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए। उनको बांटना नहीं है रिलीजन के उस पे या कास्ट के उस पे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप महिलाओं को जो है, इक्वलिटी होनी चाहिए। एजुकेशन, दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए। आज की डेट में बहुत इंटीरियर्स में जाइए तो एजुकेशन नहीं है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। तो मैंने तो सोचा है कि बहुत कभी ऐसा होगा तो मैं गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत काम करूँगी आगे, कभी मुझे ऐसा मौका मिला।
मैं एनजीओ के लिए मैंने कई बार सोच रखा है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैं आगे इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। इट्स रियली नाइस मैम। और लाइक मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि जैसे कभी आपको मौका मिला कोई एडवाइस देने का यंग जनरेशन गर्ल्स को, तो आप ऐसी कौन सी एक एडवाइस देना पसंद करेंगी? यंग जनरेशन के लिए, गर्ल्स के लिए या यंग जनरेशन के लिए बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि आपकी आइडेंटिटी है, आपके सपने हैं, इनको आप पूरा करने के लिए हर तरीके से लड़ो। असफलता और सफलता में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सब एक कोट है, असफलता और सफलता में क्या डिफरेंस है। असफलता और सफलता में इतना ही डिफरेंस है जो थोड़ा सही और बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़रूरी है, देखो असफलता आएगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने अपने टाइम से ही बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, अपने साथ के कुलीग्स को ऐसा देखा है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और आज की डेट में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बाहर हैं। आज की डेट में बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया। मेरे खुद ऐसी फ्रेंड्स हैं जो आज की डेट में आउट ऑफ कंट्री हैं, और उन्होंने बहुत फैमिली या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, इसने बहुत संघर्ष किया। तो आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको मत खत्म होने दो। आप अगर आपके जो सपने हैं उसको पूरा करो, उसको चुनौती लेके पूरा करो, और अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि आपको नहीं पहचानना है किसी को, सब आपको पहचाने। देखो वो जा रहे हैं, वो जा रही है, देखो मैम जा रही है, आपको ऐसे पहचाने। आपको कोई भी पहचाने तो आप, और आपको आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हो कि कोई आपको किसी भी तरीके से आपको वो कोई चुनौती ना दे पाए। आप इतनी स्ट्रांग बन जाओ। आपको उससे बात करने से पहले कोई सोचे कि भैया बात करना भी है, कि कोई आंसर ऐसा ना मिल जाए जो ये है ना। तो बहुत स्ट्रांग रहना है, मतलब बहुत स्ट्रांग रहना है। गर्ल्स को बहुत स्ट्रांग रहना है कि किसी से डरना नहीं। आप डरो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्ज़ाम में ड्यूटी थी, तो क्या हुआ कि जो लड़की थी वो थोड़ा सा चीटिंग लेके आई थी, पेपर पे लिख के लेके आई थी, और मुझे याद है शायद केमिस्ट्री का पेपर था या फिजिक्स, ऐसा कुछ पेपर था। तो उसको फ्लाइंग स्क्वाड आया, पकड़ लिया उसको यूएफएम होता है यहाँ पर, एक अनफेयर मीन्स होता है, तो उसको पकड़ लिया गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका जैसे ही पेपर वो लिया गया और उसने जिस तरीके से रोना शुरू किया है, वो रुकी नहीं। और आपको पता है, मैं उसका बहुत देर ऐसे सर सहलाती रही, पीठ सहलाती। मैंने बोला बेटा अभी आधा घंटा है, बी कॉपी है, आप लिखो, क्योंकि एक होता है यूनिटी होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, तो मैंने उसको बहुत समझाया। मेरी बेटी भी होती तो मैं उसको भी यही कहती कि लिखो, पर उसने एक वर्ड नहीं लिखा। और यही चीज़ नहीं है, वो क्यों इतना इमोशन, क्यों इतना रोना? आप चलो ठीक है, आपने गलती तो की, आपने गलत तो काम किया ही, आप लाए क्यों पहली चीज़ तो, पर उसके बाद वो रुकी नहीं रोने से। उसको जो भी पता है उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसके मन में ये चल रहा होगा कि आगे की प्रोसेस क्या है, क्या ये पेरेंट्स को पता चलेगा, उसके मन में ये चल रहा था। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ गर्ल्स में थोड़ा सा ये होती है कि थोड़ा सा इमोशंस होते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, पेरेंट्स से डरते हैं। आपने गलती की है, आप उसको एडमिट करो और आप सॉरी बोलो, और आप ये सोचो कि आप कभी नहीं करोगे। हर चीज का एक लास्ट का सोल्यूशन ये है कि आप कभी अब नहीं करोगे। ये एक सबक लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का एपिसोड। ऐसी और एक्साइटिंग एपिसोड देखने के लिए बने रहिए बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के साथ।